जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो वेलकम बैक। और आप लोग सब लोगों को आपके अच्छे रिजल्ट पर मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों का रिजल्ट नज़र से गुजरा। आप सब लोगों ने जो मैट्रिक में एफर्ट की हुई थी, बेहतरीन एक आप लोगों की एफर्ट थी और जो रिजल्ट थे वो भी अच्छे थे। लेकिन एनालिसिस मेरा जो ये था वो कुछ था कि कुछ कमियों कोताहियों की वजह से आप लोग जिस टारगेट तक आप लोगों को जाना चाहिए था वो अचीव नहीं कर पाए। डेफिनेटली सब बच्चों का टारगेट था बोर्ड में पोजीशन। वो कमियां कोताहियां अब हमने दूर करने की कोशिश करनी है। बल्कि आप लोगों के अच्छे रिजल्ट ने कुछ हमें भी रियलाइज करवा दिया कि हमने अब मजीद एफर्ट करनी है, ताकि वो जो 10-15 नंबर के मार्जिन से हमारी बोर्ड पोजीशन रह गई है वो हमारी ना रहे। अनफाल बेटी 1171, इसी तरह 1157 मार्क्स थे, 1150 पे बच्चे थे, 1140s में थे, मतलब 1100 प्लस में आपकी क्लास में से मोस्टली स्टूडेंट्स थे। फिर 1000 मार्क्स पे भी थे और एक दो बच्चे थे जो 950 प्लस के ऊपर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन बेटा ये पॉइंट, हम जिस पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं ना, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था और हम बोर्ड में पोजीशन ले सकते थे। तो हमने देखना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पे कुछ कमियां कुताहियां रहीं, जिन चीज़ों को हमने दूर करना है। और स्पेशली अब हमारा सिलेबस भी चेंज है, तो इस चीज़ का मतलब हमारे पास कोई पास पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है। हमने हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हुए करना है। तो थोड़ा सा मैं भी आपको पढ़ाने का पैटर्न चेंज करूंगा। आज तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 ही करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज करके हमारे जो क्रिटिकल चैप्टर्स हैं मैं उनके ऊपर आऊंगा, ताकि मैं पहले आपको वो क्रिटिकल चैप्टर्स अच्छे वे में करवा दूं। स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर में वो हमारे पहले कवर होंगे, देन हम वापस आएंगे अपनी मैकेनिक्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ मिलके एफर्ट करेंगे और वो जो हमारे 10-15 मार्क्स का मार्जिन है बोर्ड पोजीशन से, हम लोग मिलके अपने टारगेट को अचीव करेंगे। स्टार्ट लेते हैं आज के चैप्टर से। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था और वो टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। बेटा सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है। तो हम पहले कंपोनेंट को समझते हैं। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बेटा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हम बोलते हैं एक वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू, हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। बेटा एक दी गई डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर की इफेक्टिवनेस कितनी है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, उस इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? कंपोनेंट का। अब यूजली ये जो इफेक्टिवनेस है ना, ये चेक कैसे की जाती है? बाय प्रोजेक्शन चेक की जाती है। कैसे चेक की जाती है? प्रोजेक्शन बना के। प्रोजेक्शन को आसान अल्फाज में किस क्या नाम दिया जाता है? साया को कहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब वो फोर्स एक्चुअली लग रही है एक्स एक्सिस के साथ एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, इस फोर्स का अलोंग वाई एक्सिस क्या कोई असर है? उस फोर्स का वाई एक्सिस के अंदर जो असर होगा उसको बोलूंगा उसकी इफेक्टिव वैल्यू इन वाई एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस तो वो उसका वाई कंपोनेंट देगी। मैं फिर पूछता हूँ इसका एक्स एक्सिस के ऊपर या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में असर कितना है, वो इफेक्टिवनेस उसका क्या कहलाएगी? एक्स कंपोनेंट। मैं बेसिकली शॉर्ट वे में आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास
सिस्टम ऑफ एक्सिस था, ये ओरिजिन था, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब मैंने कहा एक फोर्स थी ये एफ, और एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो है थीटा। मैंने आपसे ये पूछा कि इसका वाई डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, एक्स में कितना है। तो आप सिंपली सपोज करें, आप इसका जब वाई के ऊपर या एक्स के ऊपर असर देना चाहते हैं तो आपके पास एक टॉर्च मौजूद है, ये टॉर्च है। आप इसके ऊपर टॉर्च फेंकते हो तो आपको इस लाइन का एक साया मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। बेटा वो जो साया इसका एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा वो कैसे मिलता है आसान अल्फाज में, हमने ये सीखा कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये आपको इस लाइन का साया मिलेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस। इसका लॉन्ग एक्स एक्सिस जो साया है प्रोजेक्शन, वो उसका एक्स कंपोनेंट लाता है। अब आप इस टॉर्च को जरा इधर से ऑन करें और इस फोर्स के ऊपर फेंकेंगे तो आपको इसका वाई के ऊपर भी तो एक साया मिलेगा। इसका जो वाई के ऊपर साया मिलेगा वो इसका क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट। ये कंपोनेंट को समझने का आसान सा तरीका है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो वेक्टर का बनने वाला साया कितना है वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू को देगा। हम बोलते हैं उसका प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। अब अगली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं करने वाला हूँ। बेटा मैं ये इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में देख सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं तो इस वेक्टर के गिर्द अनडिफाइंड नंबर ऑफ डायरेक्शन हैं जिनमें मैं इसका साया देख सकता हूँ। तो इस चीज का मतलब अगर मैं बात करूं जर्नली कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की, तो फिर तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में चेक की जा सकती है। तो फिर एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, हम कहेंगे एक वेक्टर के अनडिफाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अनडिफाइंड। जब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स की तादाद कितनी होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर अनडिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट आपने एमसीक्यू में याद रखनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर, आंसर इज अनडिफाइंड। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स की तादाद कितनी होती है, अनडिफाइंड। अब जरा आते हैं हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होता है। बेटा हमारे लिए कन्वीनियंट ये होता है कि हम वेक्टर को क्या करें, रिजॉल्व करें उन कंपोनेंट्स के अंदर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं बात रिपीट करने जा रहा हूँ, हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि हम वेक्टर को रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करना क्या होता है, अब एक वर्ड आ गया, टर्म यूज हमने कर ली, तो रिजॉल्व। रिजॉल्व को आसान कर दें तो डिवाइड। मतलब मैं वेक्टर को डिवाइड कर रहा हूँ, किसमें हमने कहा रिजॉल्व करना है, उन कंपोनेंट में विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आसान कर देता हूं, हमने डिवाइड करना है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ये याद रखना है, लॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो जब बेटा मैं एक वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ, डिवाइड करता हूँ सिर्फ ऐसी डायरेक्शंस में जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हो, फिर मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, फिर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लेन की या मैं बात कर रहा हूँ स्पेस की। जब मैं स्पेस की बात करता हूं तो यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं 3D की, 3 डायमेंशन की। और जब मैं प्लेन की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशन की। अब 2 डायमेंशन की जब मैं बात करता हूँ तो वो प्लेन मेरे पास या तो एक्स और वाई प्लेन होगा, या एक्स और जी प्लेन होगा, या वाई और जी प्लेन होगा। 2 डायमेंशन में यही हो सकते हैं ना, दो प्लेन्स। तो जब दो प्लेन्स में है, इस चीज का मतलब दो प्लेन्स में एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं वो सिर्फ दो होंगे। एक एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग होगा, या एक्स और जी होगा, या वाई और जी होगा।
तो प्लेन के अंदर एक वेक्टर के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? सिर्फ टू हो सकते हैं। अब कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर होगी बात? ये मेरे लिए कन्वीनियंट था म्यूचुअली परपेंडिकुलर में डिवाइड करना। इन्हीं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। और प्लेन में ये कितने हो सकते हैं? टू। लेकिन जब स्पेस में बात करते हैं तो स्पेस में मेरे पास ये सिनेरियो बनता है, एक्स, वाई और जी, ये तीनों एक दूसरे के एक क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तीनों का आपस में बनने वाला एंगल 90 है। तो प्लेन के अंदर जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तो वो कितने होते हैं? तीन। अब मैं इसी एमसीक्यू को चेंज करने जा रहा हूं। मैंने पहले एमसीक्यू ये पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर, वो है अनडिफाइंड। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर। तो मैक्सिमम थ्री पॉसिबल। मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं? थ्री। कहाँ पे? स्पेस के अंदर। और अगर मैं कहूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन, प्लेन के अंदर कितने हो सकते हैं? वो टू हो सकते हैं। जब वो प्लेन या स्पेस को डिफाइन नहीं करेगा और पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो फिर आंसर क्या आएगा? थ्री। और अगर वो जर्नल पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो फिर वो क्या होंगे? अनडिफाइंड होंगे। तो यहां से एक तो पहला एमसीक्यू आपने ये याद रखना है कि एक वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं? वो है अनडिफाइंड। और जब वो ये पूछ लेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक वेक्टर के कितने होते हैं, तो वो तीन होते हैं। और अगर वो डिफाइन कर दे प्लेन या स्पेस, तो फिर प्लेन में टू होते हैं और स्पेस में कितने होते हैं? तीन होते हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कंपोनेंट क्या होता है। तो व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर? किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और हमारी बुक ने जितनी भी डिस्कशन की है वो प्लेन के अंदर की हुई है। तो हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स बनेंगे, हम दो की बात कर रहे हैं। लेकिन इन जर्नल चूंकि बोर्ड में एमसीक्यूज आ भी चुके हैं, आपने ये भी याद रखना है कि किस डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? The components of a vector along mutually perpendicular directions are called rectangular components. The components of a vector along perpendicular directions are called rectangular components of a vector. पहली डेफिनेशन तो बेटा आपको हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये याद रखनी है। अब मैं वापस जाता हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था, रिजॉल्व करना। एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बनाने का मतलब ही यही है कि मैं वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये रिजॉल्व करना एक्चुअली क्या है? यहाँ से ना एक ई कैट के अंदर एमसीक्यू आ गया था। वो एमसीक्यू क्या था? रेजोल्यूशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इज। अब ऑप्शंस क्या थे? नंबर वन, एडिशन ऑफ ए वेक्टर, subtraction of a vector, multiplication
एंड ऑप्शन डी नन। अब बेटा देखिए, उसने कहा रेजोल्यूशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, या रेजोल्यूशन किस प्रोसेस का रिवर्स होता है, वो ये भी पूछ सकता था। तो बेटा आपने याद रखना है दो प्रोसेसेस को। आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, हम कंपोनेंट्स को लेते थे और उससे वेक्टर बनाते थे। और रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें वेक्टर दिया होता है और हम उससे कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसका जो ऑप्शन बनता था वो क्या बनता था, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। अब मैं इसको आपके लेवल के ऊपर लेके आने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके लेवल पे एमसीक्यू क्या आना है। आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आ गया, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑप्शन नंबर ए सब्ट्रैक्शन, बी मल्टीप्लिकेशन, और चार्ली ऑप्शन आ गया रेजोल्यूशन, एंड डेल्टा ऑप्शन आपको आ गया नन ऑफ अबव। अब हमारे बच्चे को बाहर क्या लगता है, वो जब इस वेक्टर एडिशन को देखता है ना, तो उसको लगता है एडिशन का उल्ट होता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। एडिशन में छोटी चीजों को, कंपोनेंट्स को लेके वेक्टर बनाया जाता है, और इससे उल्ट सब्ट्रैक्शन नहीं है। बल्कि सब्ट्रैक्शन तो इक्विवेलेंट होता है वेक्टर एडिशन के, बट इन रिवर्स डायरेक्शन। रिपीट कर देता हूँ बेटा, सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन है। अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिक में ए प्लस बी और ए माइनस बी सीखा हो नाइन्थ क्लास के अंदर, तो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हेड टू टेल रूल को यूज किया था, जो कि वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है। तो सब्ट्रैक्शन भी इक्वलेंट टू वेक्टर एडिशन ही होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वेक्टर एडिशन का उल्ट प्रोसेस, वो क्या बनता है, तो ये बनता है रेजोल्यूशन। तो बेटा आपने अपने एफएससी लेवल के लिए ये वाला एमसीक्यू सच एज नोट कर लेना। ईकेट के लिए कोई लिखना चाहे तो ठीक है, वो मैंने साइड पे लिख दी है। और आपके लेवल पे वो ये एमसीक्यू पूछ सकता है, ये ईकेट में ऐसे आया होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट यूईटी के अंदर। और आपने अपने लेवल के लिए इसको लिख लेना, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं लगा। अब वो वर्ड भी क्लियर हो गया। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। कैसे करेंगे, अगला सवाल ये आता है। उसके लिए हम देख लेते हैं हमने कैसे करना होता है। बेटा सबसे पहले हमें अपना प्लेन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, प्लेन। लेट्स सपोज हमारी बुक सारी बातें करती है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हमने कंसीडर कर लेना है एक्स वाई प्लेन। ये क्या आएगा, इसका ओरिजिन। अब वो अगली बात ये करता है कि इस प्लेन में आपके पास एक वेक्टर पड़ा है। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पिछला डिस्कशन हमने पढ़ ली है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन होती है। तो हम मैं यहाँ पे वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बनाने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर है, ये है ओ पी। क्या लाइन है, ओ से पी। और ये ओपी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है से वेक्टर ए। अगली बात ये करता है कि ये वेक्टर एक एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा। मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बातें की हैं। सबसे पहले एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओपी लगाई अकॉर्डिंग टू चोजन स्केल, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वेक्टर ए को। अब इस लाइन से तो मुझे क्या पता चली, मैग्नीट्यूड पता चली, उसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा अब ये एक थंब रूल याद रखना आपने, प्लेन के अंदर जब भी आप वेक्टर की डायरेक्शन बताओगे, ये एक रूल है, आप कैसे लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन मेजर करोगे, और किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी किसी वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी डायरेक्शन को शो करने का ये थंब रूल है, आपने याद रखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल मेजर करना है। मैं इसको समझाने के लिए एक चीज, एक फिगर और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास इसी तरह ये सिस्टम ऑफ एक्सेस है। ये ओरिजिन पड़ा हुआ है और ये इस तरह से हमारे एक्सेस होते हैं। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सेस। इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सेस, तो इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सेस। अब ये तो बात है ना एक्स वाई प्लेन की फर्स्ट क्वाड्रेंट की, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वेक्टर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। से आपका वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यही वेक्टर था। इसको कह लें ओ क्यू कह लें बेशक। अब बताएं, इसका जब एंगल मेजर करना है तो थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने, अब आप यहां से मेजर करके नहीं बताओगे एंगल कितना है, बल्कि कहां से स्टार्ट करोगे। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे और मूव करते जाओगे अनटिल अनलेस आपकी ये लाइन उस वेक्टर के साथ लग जाए। अब इस वेक्टर का थीटा क्या होगा, ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगली बात भी कर लेते हैं, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, फिर पॉसिबिलिटी थी ना, ये वेक्टर होता ही इधर। तो अब एंगल स्टिल यहां से ही मेजर करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन तक, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले का एंगल ये थीटा ये होता। और फोर्थ में होता तो फिर स्टिल यहां से ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये थंब रूल याद रखना है, प्लेन के अंदर जब भी आप वेक्टर की डायरेक्शन बताओगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए बताओगे। दैट इज वाई आपने एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक थंब रूल है डायरेक्शन ऐसे बताने का। तो क्वाड्रेंट का सीक्वेंस अगर आपने पढ़ा हो, यही पढ़ा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड ये क्यों नहीं हो जाता था, क्योंकि डायरेक्शन इस तरह आ रही है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर ये थर्ड है। तो फिर ये वाला क्वाड्रेंट आपका क्या बनता था, थर्ड बनता था। और ये क्वाड्रेंट क्या बन जाता था, फोर्थ बन जाता था। तो ये क्वेश्चन बच्चे पूछा करते थे मैट्रिक लेवल पे, सर ये 1 2 है, इसको 3 होना चाहिए था इसको, और ये 3 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास रूल है थंब रूल कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट लेने। जब हम पॉजिटिव से स्टार्ट लेते हैं तो पहले फिर ये क्वाड्रेंट आता है, फिर सेकंड ये आता है, फिर थर्ड ये आता है, दैट इज वाई ये पहले थर्ड है, और फिर ये क्या बन जाता है, फोर्थ बन जाता है। चलें, ये एडिशनल डिस्कशन होगी। अब हम हमारा टारगेट ये था कि हमने इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। उसका आसान तरीन तरीका क्या होता है बेटा, उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि प्रोजेक्शन बनाएं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस रिप्रेजेंटेटिव लाइन या वेक्टर के हेड से। अब इसके हेड से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और वाई के ऊपर भी। बेटा जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट शो करेगा। तो मैं कहूंगा ये इसी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। और जब मैं इसी वेक्टर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। कैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो वो ये आएगा, और ये वाई एक्सिस पे इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो ये जो लेंथ आपको वाई की मिलेगी, ये आपको क्या देगा, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब मुझे पता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है, तो हम y को उधर शो करने की बजाय अपनी डायग्राम में किधर शो करते हैं, हम इधर शो करते हैं। ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। अब इन दो पॉइंट्स को आपका जो दिल करे नाम देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट है m और ये पॉइंट है n। तो सीखा क्या, जो OP थी लाइन, ये इक्विवेलेंट थी वेक्टर a के। जो लाइन OM है, ये इसी वेक्टर का x कंपोनेंट है। और O से n, या उसको कह लें m से p, ये O से n तक ले लें लाइन, या m से p तक लाइन ले लें। ये आपको y कंपोनेंट दे रही है, तो ये क्या है, ए वाई है। बेटा ये पहला स्टेप है जो आपके लिए सीखना जरूरी था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। बेटा कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। अब हम आखिरी बात पे आते हैं, ये चीजें तो हमें क्लियर हो गई। अब इसी ट्रायंगल को मैं OMP को कंसीडर करूंगा और इसको रीड्रॉ करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल आ गई थी,
ये इस तरह से। ये ट्रायंगल थी ओ एम पी, और यहाँ पे एंगल था थीटा। ये वैल्यू थी ए, ये वाली वैल्यू थी ए वाई, और ये थी ए एक्स। अब टारगेट नंबर वन इज दैट ए एक्स और ए वाई के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करना। हम उसके लिए क्या करेंगे? उसका बेटा बड़ा आसान सा तरीका है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है। कैसे भला? कुछ चीजें याद रख लें बेटा। जहां पे ये थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाली जो चीज होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? बेस। और इसको क्या बोला कोई? हाइपोटेनस। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो। अच्छा, इस परपेंडिकुलर को सम टाइम्स राइज भी कहा जाता है, और बेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रन का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तो सम बुक्स ये भी लिख लेती हैं, खैर वो एडिशनल है, हमारी बुक इसको परपेंडिकुलर वगैरह ही कहती है। अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है। कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपो। यहाँ पे बेस की वैल्यू देखें, बेस है ओ से एम तक, बेस है ओ से एम, और हाइपोटेनस है ओ से पी। अब इनकी वैल्यूज मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओ एम और ओपी की वैल्यूज फिगर भी बता रही है। हमने यहाँ से ये वैल्यूज लिखनी है। ओ एम मुझे नजर आ रहा है, ये है ए एक्स, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा। और ओपी है ए कॉस थीटा। अगर मैंने ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस ए को इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली इधर साइन थीटा, ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड ए वाई ओवर ए। सिमिलरली इस ए को उधर जाके क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ए वाई बन जाएगा ए साइन थीटा। दरम्यान में अगर वो आप स्टेप ऐड करना चाहें, एम पी बाई ओ पी, तो वो भी कर सकते हैं। वो आप ये स्टेप ऐड करना चाहते तो कर सकते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओपी। एम पी की वैल्यू ए वाई और ओपी की वैल्यू ए, तो वो लाजमी नहीं है, तो हमारे पास ए वाई आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। ए एक्स आ गया ए कॉस थीटा, और ए वाई आ गया ए साइन थीटा। अब मैं इसको अगले पेज पे समराइज करने जा रहा हूँ। हमने कहा ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा, और कहा ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। लेकिन बेटा ये कब ट्रू है? जब मेरे पास एंगल किसके साथ है? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, जब एंगल एक्स एक्स के साथ है। अब मैं इसी सिनेरियो को चेंज करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये वाली कंडीशन इस तरह वैलिड थी जब ये वेक्टर ए था और ये एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था थीटा। लेट मी चेंज द डायरेक्शन। सिर्फ ट्रैप करने के लिए वो आपको क्या कहता है? वो आपको ट्रैप करने के लिए ये केस दे देता है। ओरिजिन, उसने कहा ये वेक्टर है, उसी तरह ही ओपी है।
बट एंगल किसके साथ है, वाई के साथ है, और वो कितना है, थीटा है। ये एक्स एक्सिस और ये। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमारे पास दो तीन चार मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि बेटा आप इस पे वही वाली ट्रिक लगाते हो जो आपने पहले लगाई। आप क्या करते हो, प्रोजेक्शंस दोनों के ऊपर ड्रॉ करते हो और आप वैल्यूज लिख लेते हो। दूसरा मेथड ये है कि मुझे इतना पता है कि ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब अगर मैं ए एक्स लिखना चाहूंगा तो वो बनेगा ए कॉस, बट एक्स एक्स के साथ इस केस में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। और अलाइड एंगल कंसेप्ट से जब हमें पता हो कि कॉस एंगल 90 हो और उसके साथ कुछ एंगल प्लस या माइनस हो रहा हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और ए वाई को जब लिखूंगा तो बेसिकली तो वो लिखा जा सकता है ए साइन थीटा, लेकिन इस केस में थीटा कितना है, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। एक मेथड तो होता है ये इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, आप कहते हैं सर ऐसे हमें ना समझ में नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हो, आप इस सारे की फिगर बना लेते हो। आपने कहा सर हमारे पास जो ट्राइंगल इस केस में बनेगी ना, जब मैं इसकी प्रोजेक्शंस भी ड्रॉ करूंगा, तो मैं क्यों ना इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लूं, ऊपर वाली को, और एक प्रोजेक्शन इधर भी आना था, एम। आप कहते हैं सर अगर मैं इस ट्राइंगल ओ एन पी को कंसीडर कर लूं तो वो ट्राइंगल बनती है ऐसे, ओ एन पी, और एंगल थीटा। अभी मैंने आपको कहा था थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बनेगा। अब आप जब वेक्टर की वैल्यूज निकालोगे तो आप कहेंगे जब मैं इस पे साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा का फार्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो यहाँ पे आपने जब परपेंडिकुलर देखा तो वो तो ये बनता है, ठीक है, यही वाला बन रहा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है भला, जब प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो यहाँ पे आपने कहा ये हमें एक्स कंपोनेंट मिलता है, तो ये ए एक्स है और ये वाला ए वाई है। वो चीजें तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये एक्स था तो एक्स के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्शन ए एक्स ही रहा, ये वाई था तो इसके ऊपर बनने वाला प्रोजेक्शन ए वाई रहा। अब इस वाई को आप चाहे इधर लिख लो, सेम इस एक्स को भी तो मैं इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि ओ एम और एन पी इक्वल है। इस चीज का मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है ए एक्स, इधर पड़ा हुआ है ए वाई, उधर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपो लगाएं, हाइपो तो था ही ये, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स ओवर ए, ए को मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गया ए साइन थीटा, जो हमने इस टेक्निक से लगाया था। और जब कॉस थीटा अप्लाई करोगे तो बेस ओवर हाइपो। अब बेस को देखें जरा, ये बेस थी और ये है ए वाई, तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई का आंसर आएगा ए ऑफ कॉस थीटा। इस चीज का मतलब ये हुआ कि जब मेरा रेफरेंस वाई के साथ हो जाता है तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन मोस्टली हमारी बुक इसको यूज करती है, लेकिन ए वाई के लिहाज से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, वो हम फिर कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने लास्ट वाला मेथड एक्सप्लेन किया ये एक दफा फिर रिपीट कर दें प्लीज। मैं इसको रिपीट करते हैं, मैं डायग्राम ही दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। ओरिजिन कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये था हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओपी। लेट्स सपोज हम उसको कह रहे हैं ओपी, दिस इज वेक्टर ए, और ये एंगल बना रही है थीटा इस एक्सिस। अब हमने जिस तरह सीखा हुआ है हम वही ट्रिक यूज करेंगे। हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाने हैं। एक्स कंपोनेंट कैसे बनेगा, इसके हेड से एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये मुझे इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा,
एक्स कंपोनेंट इसको हम कह देंगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट कैसे निकालना है? इस वेक्टर के हेड से वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो यहां से आएगा। लेट्स सपोज ये एन के ऊपर आता है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट बन गया? वाई कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है? अब अगली बात सुने। मुझे फिगर ये बता रही है कि ओ से एम तक का डिस्टेंस और एन से पी तक का डिस्टेंस तो एग्जैक्टली सेम है, नजर भी आ रहा है ना सेम? तो फिर मैं इसको भी तो कह सकता हूँ ये ए एक्स है। और ये भी बता रही है कि ओ से एन और एम से पी वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं इसको भी तो कह सकता हूँ ए वाई। पहले बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ओके। अब आए जरा। अब यहां से मैं इस अपर ट्राइंगल को उठाने जा रहा हूँ। वो ट्राइंगल है ओ एन पी, क्योंकि मेरा थीटा इस ट्राइंगल में पड़ा हुआ है। इस ट्राइंगल को अब दोबारा बनाते हैं। ये इस तरह से ट्राइंगल है, ये है थीटा ओ एन, और ये पी है। वैल्यूज लिखते हैं। ओ से पी की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग ए के इक्वल है। ओ से एन की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग ए वाई की इक्वल है, हमने वही लिखी। और फिगर कहती है एन से पी है ए एक्स। ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैंने आपको एक रूल बताया था परपेंडिकुलर कैसे देखना है। थीटा के सामने जो भी चीज आएगी वो परपेंडिकुलर होती है। इस चीज का मतलब ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो फिर ये क्या पड़ी हुई है? बेस, और ये क्या है? हाइपो। अब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने लगे हैं। सबसे पहले जी साइन थीटा लगाते हैं। किसी को भी लगा सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू देखनी है, वो तो है ए एक्स, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया ए एक्स। और हाइपो है ए। ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ए एक्स का वैल्यू आ गया ए ऑफ साइन थीटा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। सिमिलरली आप जब कॉस थीटा अप्लाई करोगे, तो बेस ए एक्स है और ये ए है, सॉरी ए वाई। ए वाई डिवाइडेड बाई ए है, तो ए वाई किस चीज के इक्वल आ जाएगा? ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। लेकिन कब? जब एंगल विद वाई एक्सिस है। आई होप अब आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। ठीक है। रूल इज दैट थीटा के सामने क्या आना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। चलिए बेटा वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह कल 9:30 पे दोबारा रिज्यूम करेंगे। थैंक यू सो मच।